मधेश आंदोलन की बात है। मैंने कहा वो 7 साल 17 साल में भी हुआ, तब पहली बार तो वही हुआ, तो उसको पहला संस्करण मानिए। उसके बाद 46 47 गजेंद्र नारायण सिंह बाला वेव, तो वो दूसरा संस्करण, और उपेंद्र यादव वाला जो सन 2007 में जो पहली मधेसी क्रांति हुई जिसमें रमेश महतो शहीद हुए लाहन में, तो वो तीसरा संस्करण मानिए। तो उस हिसाब से सीके राउत और जनमत पार्टी मधेश आंदोलन की 4th एडिशन चल रही है, चौथा संस्करण। तो रणनीति के हिसाब से विश्लेषण किया जाए, राइट, तो पहला, दूसरा और तीसरा संस्करण का शायद कमजोरी ही ये रहा कि उन्होंने मधेश का जो मांग है उसको पकड़ा, सिर्फ उसको पकड़ा और किसी को नहीं पकड़ा, राइट। ये रणनीति की बात कर रहा हूं मैं, सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूं, रणनीति के हिसाब से। तो अब आपको मधेश का जो मुद्दा है उसको हल्ला तो सब किए हैं, उसको गंतव्य तक पहुंचाना है, उस पर सफलता पाना है, राइट। उस समस्या का समाधान अगर करना है तो पहला, दूसरा, तीसरा संस्करण में गलती ही एक किए कि उसी मुद्दा को प्रथम मुद्दा बना के उसको पकड़े रहे। तो क्या किए, पकड़े, काठमांडू पहुंचे और वो भीख मांगने की तरह मांगते रह गए, नहीं मिला, राइट। तो अब चौथे संस्करण में भी वही गलती करिएगा तो नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नहीं, वो प्रथम बात तो है ही, वो अधूरी राजनीतिक क्रांति जो है वो तो है ही, लेकिन वहां तक पहुंचने का अच्छा बेहतर रणनीति है कि भ्रष्टाचार के मुद्दा को पकड़िए और सबको परास्त करिए। पूरा स्वीप देशव्यापी रूप में क्लीन किया जा सकता है। अगर भ्रष्टाचार के मुद्दा को ठीक से पकड़िएगा तो 77 जिला में लोग गोलबंद हो जाएंगे, आपसे आप संगठन बनेगी, स्वीप करिएगा, चुनाव स्वीप करिएगा, और एक बार सत्ता में आने के बाद अब तो दूसरे से मांगने की क्या बात है, आप तो खुद इंप्लीमेंट करिएगा ना। तो सही तरीका वो है जो फर्स्ट एडिशन में नहीं हुआ, सेकेंड एडिशन में नहीं हुआ, थर्ड एडिशन में नहीं हुआ, 4th एडिशन में हो जाएगी उसकी संभावना, तो उसका रास्ता ही वही है। और भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिक विकास का मुद्दा। आप अगर ये कहिए कि नहीं हम सत्ता में आएंगे, भ्रष्टाचार को पूरा कंट्रोल करेंगे, तब जाके आर्थिक विकास पर फोकस करेंगे, तो वो फ्लॉप हो जाइएगा। अब चीन में तो तानाशाही था, राइट। जब डेंग शॉपिंग सत्ता में आए तो पूरा तानाशाही, जो कहता था, फिर भी वहाँ भ्रष्टाचार किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह, जैसे अब नेपाल में अभी जैसे कहते हैं, बहुत था भ्रष्टाचार। उतना कड़ा शासन होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार बहुत था, तो वो तो मालूम था, मालूम न होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर भी डेंग शॉपिंग ने आर्थिक विकास पर फोकस किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर फोकस किया और कहा पहला काम करो रेल बनाओ। तो उसी तरह आर्थिक विकास को तो नंबर 1 बनाना ही है कि हम रोजगारी सृजना करेंगे। आर्थिक विकास भी लोग नहीं समझते हैं, 6% और 8% में क्या फ़र्क है, 6% न हो के 4% हो जाए, वो क्या फ़र्क है, उस पर गांव-गांव में आप छलफल शुरू नहीं करवा सकते। इट्स टू एब्स्ट्रैक्ट, राइट। लेकिन रोजगारी लोग समझते हैं, रोजगारी सृजना करना, तो वो बात समझ में आ जाती है। इट मेक सेंस कि आर्थिक विकास हुआ, आप सिर्फ टॉप 1% या टॉप 5% जो है इनकम के हिसाब से, सिर्फ उन लोगों पर फोकस करके आप देश का आर्थिक वृद्धि दर 6%, 8%, 10% पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो बॉटम 90% को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। इसलिए जो लोग रोजगारी समझते हैं, क्यों, तो आर्थिक वृद्धि अब उसके घर में आ गई है। जो पहले जिसके पास जॉब नहीं था उसको जॉब मिल गया, तो समझते हैं। 46 साल में बहुदल आया नेपाल में, तो इंडिया में तो उससे पहले से था, लेकिन नेपाल में नहीं था, तो उससे इंडिया में है ना है, उससे नेपाल को क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसी बात हो गई। आर्थिक वृद्धि हुई लेकिन आपके घर को नहीं छुआ, तो कैसा आर्थिक वृद्धि। तो रोजगारी सृजना लोग समझते हैं।
तो प्रथम मुद्दा तो वही है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी, आर्थिक विकास तक पहुंचने के लिए भी, सत्ता में पहुंचने के लिए वो जो फोकस, लेजर फोकस चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा दे सकती है। सरल सरल भाषा में, सरल नारा के साथ जाना होता है जनता में। तो नेपाल में जो करना है राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, इंडिया में कहीं ना कहीं कर चुके हैं। जैसे मैं जो कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार पर लेजर फोकस करके आंदोलन करना है ताकि चुनाव में स्वीप किया जा सके, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मधेश का मुद्दा पकड़ के नहीं कर सकते हैं। मधेश का मुद्दा पकड़े, गजेंद्र नारायण सिंह पकड़े तो स्वीप किए चुनाव। पीक पर पहला चुनाव में 6 सांसद थे, एक पूर्वी तराई से गजेंद्र नारायण सिंह और उधर लुम्बिनी तरफ से 5 आदमी, पीक पर। उसके बाद घट गया, फिर अगले चुनाव में 3 पर आ गए। उपेंद्र यादव वाला क्रांति के बाद भी क्या हुआ? ठीक है, वो बहुत सीट जीते, लेकिन नंबर 1 पार्टी फिर भी नहीं बन सके मधेश में। तो मधेश का मुद्दा जोर से पकड़ के झापा से कंचनपुर तक स्वीप नहीं किया जा सकता है, प्रमाणित हो चुका बात है, राइट। लेकिन दिल्ली में वो जो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल वाला, वो तो सब ऑनलाइन है, कैसे किया, कब किया, सब फोटो है, वीडियो है, सब चीज़ है। यूट्यूब पर सर्च करिए, गूगल पर सर्च करिए, सब एकदम, मतलब यू कैन रिलीव इट। उसको फिर से एज इफ टाइम मशीन में चढ़ के आप उस समय में जा के खुद अनुभव कर सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सब अध्ययन कर सकते हैं। तो वो जो मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के मुद्दा पर लेजर फोकस करके देशव्यापी स्वीप किया जा सकता है, तो वो रोड मैप वो पहले तय किया जा चुका है। उसके अलावा देश में 20% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देना है, तो वो भी बिहार में, जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर बिहार में वो कर चुके हैं। नीतीश कुमार के नॉट एवरी ईयर, लेकिन सत्ता में आने के बाद तो 10% से ऊपर ही रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में। बिहार में टॉप 5 स्टेट में आई है, राइट। सम ईयर्स 18%, 20% भी किए हैं। तो कैसे किए हैं वो तो वहाँ सब रिकॉर्ड में है, वो सब सर्च किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। तो किसी भी मुद्दा पकड़ के सत्ता में आने के बाद, और ये क्या है कि ये व्यवस्था जर्जर हो चुकी है, लोग थक चुके हैं। मेरे लिविंग मेमोरी में, इन माई इंटायर लाइफ टाइम, होता है ना कि चुनाव फॉलो करते हैं, कभी इंग्लैंड में चुनाव हो रहा है, कभी इंडिया में चुनाव हो रहा है। मेरे को याद है, मैं तभी वो हाई स्कूल में ही था, तो रेडियो पर, वो गांव में रेडियो पर फॉलो कर रहे थे चुनाव को। तो वो टीएन सेशन के समय की बात है। तो जब वो निर्वाचन आयुक्त थे तो मैं फॉलो कर रहा था, तो बहुत बड़े चाव से, द मोस्ट इंटरेस्टिंग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग राजनीति ही इंडिया का है, मेरे को लगता है। दैट्स माय पर्सपेक्टिव, मेरा विचार है वो। तो हम फॉलो करते हैं, तो और भी फॉलो करते हैं, यूएस पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, ब्रिटेन थोड़ा थोड़ा फॉलो कर लेते हैं, और भी कहीं भाई। वो तो आजकल तो ऑनलाइन क्या है, जैसे गूगल न्यूज़ है, गूगल न्यूज़ पर हम न्यूज़ देखें तो कहाँ कहाँ से समाचार आ जाता है, राइट। तो मेरे लिविंग मेमोरी में, मेरे लाइफ टाइम में कहीं एक नया जब प्राइम मिनिस्टर कोई आता है कोई देश में, तो एक थोड़ा एक्साइटमेंट तो रहता है कि नहीं ये ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये किया, वो किया। तो वो नयापन के कारण देवबा के प्रधानमंत्री के होने के बाद मेरा इतना कम एक्साइटमेंट मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ है। किसी देश में नया प्रधानमंत्री आने के बाद जो एक्साइटमेंट होता है, बिल्कुल नहीं, फील ही नहीं हुआ है। शायद चुनाव के बाद के प्रधानमंत्री नहीं है, वो उसके कारण हो सकता है, उनका अपना रिकॉर्ड है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो एकदम स्पष्ट बात है, सबको मालूम है, क्योंकि पहले भी कर चुके हैं, राइट। सत्ता में जाके काम न करना, भ्रष्टाचार का बढ़ावा देना, जो सब होता है जितना सब, तो कोई मिस्ट्री नहीं रह गया, राइट। तो वो जो भ्रष्टाचार चल रहा है देश में, तो वो बात है। मधेश का मुद्दा ही पकड़ना है, मेन मुद्दा वही है जनमत पार्टी के, लेकिन उसको गंतव्य, और सिर्फ हल्ला ही करना है, मधेश में हल्ला करते रहना है, तब तो मांग पूरा ना हो तो और अच्छा, क्योंकि आप हल्ला करते रहिए, भजाते रहिए उसको। लेकिन उसको समस्या को समाधान करना है तो रणनीति के हिसाब से उसको नंबर 1 नहीं बनाया जा सकता है। नंबर 1
होता है हर समय आर्थिक विकास का मुद्दा, हर समय। 46 साल के बाद मधेश में सद्भावना से अच्छा कांग्रेस क्यों की? तो लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसे पार्टी को वोट दो कि कल वो सत्ता में जाएगी तो कुछ थोड़ा बहुत जो काम करवाना होगा उससे करवाएंगे, किसी को नौकरी लगवाएंगे, कहीं पुल बनवाएंगे, कुछ ना कुछ कुछ होता। तो अधिकांश का काम होता नहीं है, राइट। अधिकांश का कितने को जॉब मिलता है और कहाँ कहाँ पुल बनती है? तो बहुत कम बनता है, बहुत कम काम होता है। फिर भी वो आशा में, होप में कि ऐसी पार्टी को वोट दो कि कल वो सत्ता में जाएगी, कुछ काम करवाएंगे, उस लोभ में लोग पड़े रहे पड़े रहे पड़े। 1.5 दशक बीत गया। तो मधेश के मुद्दा को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तो नंबर 1 तो आर्थिक मुद्दा है, उस पर काम करना है, रोजगारी सृजना की बात करनी है। अगर सत्ता में आया तो काम उस पर करना ही है। मेन नंबर 1 काम वही हुआ कि ये नहीं कि हम पहले भ्रष्टाचार को कंट्रोल करेंगे तब आर्थिक विकास करेंगे, नहीं। वो तो एग्जिस्टिंग परिवेश में, अभी जो परिवेश है, जो जैसा है, उसके अंतर्गत रह के आर्थिक विकास तो करना ही है। डबल डिजिट ग्रोथ रेट, 10% से ऊपर 20% की ओर ले जाना है, राइट। तो वो तो है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है भ्रष्टाचार के मुद्दा को पकड़ के लेजर फोकस करके। अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के तौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दा को पकड़ के रिमोट रिले अनशन करके व्यापक देशव्यापी आंदोलन करके झापा से कंचनपुर तक शुरू करिएगा, लेकिन वो आप से आप स्नोबॉल हो जाएगा। वो जो है सो आप से आप लोग अपने अपने घरों में करने लगेंगे, पहाड़ में भी, क्योंकि सब समझते हैं ना लोग चोरी हो रहा है। तो वो डेटा दीजिएगा कि कितना चोरी हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की तरह भ्रष्टाचार के मुद्दा पर लेजर फोकस करके आंदोलन करके, देशव्यापी आंदोलन करके, उसके बाद फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन की तरह देशव्यापी स्वीप करके, यहाँ 60 संसद में 60% 65% सीट जनमत पार्टी का है, देशव्यापी अकेले सरकार बनाएंगे। इमैनुअल मैक्रोन की तरह स्वीप करके उसके बाद सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार की तरह 20% आर्थिक वृद्धि दर देना है, राइट। तो वो बात टाइमिंग अच्छा है, टाइमिंग अच्छा है। नहीं तो दूसरा रोड मैप है कि नहीं, हम आंदोलन नहीं करेंगे, अभी जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। तो अगर देशव्यापी मीडिया में जनमत पार्टी सब जगह नहीं छा गई, इसका मतलब वो स्वीप नहीं करेगी। अभी अगर आज चुनाव हो तो मेरा विश्लेषण है झापा से कंचनपुर तक में राष्ट्रीय पार्टी तो बन जाएगी, राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, लेकिन वही 10-20 सीट। तो आप 10-20 सीट लेकर के काठमांडू जाइएगा तो या तो सत्ता पक्ष में जाइएगा, कोई इनवाइट करेगा कि आओ सरकार में आओ, या तो सत्ता में जाइएगा या तो विपक्ष में बैठिएगा। तो सत्ता में जाइएगा तो भी और विपक्ष में बैठेगा तो भी, तो अकेले तो नहीं रह सकते हैं, दूसरी पार्टी के साथ रहना होगा, तभी तो आपका प्योरिटी खत्म, आपका इनोसेंस खत्म। तब कहेंगे ये पार्टी भी और पार्टी की तरह ही है, छोटा है, और पार्टी बड़े हैं, ये छोटा है, नहीं तो कुछ फर्क नहीं है। वो भी दूसरी पार्टी भी सत्ता में है, दूसरी पार्टी भी विपक्ष में है, ये भी अब 10 अनदर पार्टी। तो उसके बाद वो जो 10-20 सीट लेकर जाइएगा तो उसके बाद 30-40 सीट तक पहुंचना बहुत दिक्कत है, उसके बाद 40 के बाद 80 सीट पहुंचना बहुत दिक्कत है। वो कठिन रास्ता है, लेकिन पहली ही बार आंदोलन करके, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन करके स्वीप करने का रास्ता, तो वो आसान रास्ता है, रिस्क भी बहुत कम है। ये थोड़े एक आदमी को, एक चेहरा को आगे ले जाना है, वो तो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड आंदोलन, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड आंदोलन करना है, जनता खुद जागेगी। 46 साल में आंदोलन हुआ तो गणेश मान तो अपने घर में बैठे थे, वो सड़क पर भी नहीं आए थे, आंदोलन जनता ने किया, राइट। सन 2006 में अप्रैल में जो क्रांति हुई तो काठमांडू की सड़कें भर गई थी। मेरे को एक आदमी ने कहा कि मेरे को आश्चर्य हुआ कि इतने लोग आ कहाँ से गए, पूरा सड़क भरी हुई है, सबके सब। तो आंदोलन तो जनता करती है, रिस्क तो जनता लेती है ना, तो उसमें जो है सो एक गाइड करना होता है, आह्वान करना होता है, जनता करती है। तो जो जनता बहुदल के लिए आंदोलन कर सकती है, गणतंत्र के लिए आंदोलन कर सकती है, हाँ, इतना जड़ जमा के बैठी हुई संस्था, राज संस्था, उसको हटा सकती है,
संघीयता ला सकती है, तो भ्रष्टाचार तो ये तो उस सब की तुलना में आसान है। भ्रष्टाचार तो आप कह रहे हैं, देखिए आपका जेब काट रहा है कोई, उसको कोई किसी भी आम मतदाता को नेपाल में, कोई भी एक नॉर्मल आदमी जो सड़क पर जा रहा है, उसका कोई जो अगर जेब काटने जाता है 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, अगर उसको पता चल गया, अगर जेब काटा उसको पता नहीं चला तो बात फर्क है, लेकिन अगर उसको पता चल गया कि मेरे जेब से 1000 रुपया निकाल रहा है, तो वो क्या रिएक्शन देगा? तुरंत थपरियाने लगा, नहीं तो वो तो है कि मेरा पैसा चोरी नहीं होना चाहिए। तो वही जनता फिर भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, दिन दहाड़े डकैती, रोज डकैती, फिर भी उसको मतलब नहीं है। क्या वजह है? तो वो जो पैसा है, सरकारी पैसा, सरकारी बजट का पैसा, वो मेरा पैसा है, वो अपनत्व ही नहीं फील होता है। तो वो अपनत्व फील जब आप करवा दीजिएगा आंदोलन के माध्यम से, तो वो तो जो जनता 1000 रुपया पॉकेट मारी नहीं सहन कर सकती है, वो अरबों खरबों में जो भ्रष्टाचार होता है वो कैसे सहन करेगी? संभव ही नहीं है। तो वो पैसा वो आपका है, वो अपनत्व फील करवाना पड़ेगा। गणतंत्र में जाने क्या था, वो सत्ता जो है, शक्ति का स्रोत तुम हो, राजा नहीं। वो चेतना आ गई, राजतंत्र खत्म। उसी तरह वो पैसा, वो नेता लोग का पैसा नहीं, कर्मचारी लोग का पैसा नहीं है, हाकिम लोग का पैसा नहीं है, वो तुम्हारा पैसा है। वो अपनत्व फील हुआ, बस ये भ्रष्टाचार वाला व्यवस्था खत्म। ये जो 30 साल से चली आ रही है कांग्रेस कम्युनिस्ट का शासन, भ्रष्टाचार तंत्र, वो खत्म। जनता करेगी, नेता क्या करेगी? जनमत पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, केंद्रीय समिति सदस्य, ये सब क्या करेंगे? 30-35 लोग हैं, उससे क्या होगा? तो वो तो जनता करेगी, जो करना है जनता करेगी। तो उसके लिए आंदोलन आह्वान करना होगा। तो मेरे को लगता है रोड मैप वो है, रोड मैप उससे मधेश को गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है। और 4th एडिशन जो चल रहा है मधेश आंदोलन का, पहले ही और दूसरे एडिशन में जो सफल नहीं, उसका कारण है कि जब कल लिच्छवी शासन फिर से लौटेगी काठमांडू में, तो उस समय ये सुनिश्चित करना होगा कि नेपाल के भीतर किसी भी समुदाय को समानता के लिए संघर्ष ना करना पड़े। वो जिम्मेदारी हुई। इसीलिए मधेश आंदोलन को अपने गंतव्य पर पहुंचना इतना कठिन इसलिए हुआ है कि कल जाके तुम सत्ता में पहुंचने के बाद ये बात भूल न जाओ कि सबको समानता मिलना चाहिए, सभी समुदाय को समानता मिलना चाहिए। इसीलिए ये आध्यात्मिक एंगल हुआ। इसीलिए मधेश आंदोलन को अभी तक इतना संघर्ष करने के बाद भी अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है, लंबा संघर्ष करना पड़ा है। उसका कारण वो है कि जिम्मेवारी आ जाएगी आपके कंधे पर। और रह गई 20% इकोनॉमिक ग्रोथ की बात, तो 20% बिहार में हुआ है, लेकिन लगातार 20 साल तो नहीं हुआ है। तो वो एक चैलेंज है कि आप नेपाल में लगातार 20 साल तक, और 20 साल का 20% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर 20 ईयर्स का मतलब क्या है कि आप 20 साल तक 20% ग्रोथ करिए, उसके बाद आर्थिक क्रांति खत्म। वो जो है सो आर्थिक भौतिक समृद्धि जो है उसका एक मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट वो सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं रह जाता है। बहुत जगह सर्वे हुआ है, टॉप यूनिवर्सिटी सब में किए हैं, तो लोग रिटायरमेंट एज में उनसे पूछा गया कि लाइक रिसर्च किया कि लाइक व्हाट मेक्स यू हैप्पी, कि आपके पास बड़ा घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस बड़ा है, इस कारण लोग खुश रहते। क्या कारण है, किस कारण खुशी का नंबर 1 कारण क्या है? तो बहुत ढेर सारे रिसर्च से निष्कर्ष निकला है कि लोग खुश रहने का नंबर 1 तरीका है क्या, यू हैव वंडरफुल रिलेशनशिप्स, फैमिली के साथ, क्लोज फ्रेंड सर्कल में जिस आदमी का एकदम अच्छा संबंध है वो आदमी खुश रहेगा। वो इनकम से कोई मतलब ही नहीं है, इनकम हो ना हो, लेकिन उसका फैमिली के साथ क्लोज फ्रेंड सर्कल में अच्छा संबंध है तो वो आदमी खुश रहेगा। तो आर्थिक क्रांति करके आप अपने फैमिली यूनिट को डिस्ट्रॉय कर लीजिएगा, आपको अपने दोस्तों के लिए समय नहीं रहेगा, आप अपने पर्यावरण को ध्वस्त कर लीजिएगा, तब तो वो तो आर्थिक विकास नहीं हुआ, वो तो विनाश हुआ। तो वो गलती करने से पहले उसको इस बात सबको सबक को लेना होता है। आर्थिक क्रांति का मतलब ये नहीं कि आप सब ध्वस्त कर दीजिए, है ना। सो स्मार्ट आर्थिक क्रांति जो है उसको नहीं खोना है।